हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है रीजंस या कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था क्या और उसके पीछे क्या क्या इम्पॉर्टेंट कॉजेज थे और उसका दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल थे। तो सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो प्रथम विश्व युद्ध था, दुनिया के इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी वॉर्स में से एक कंसीडर किया जाता है इतिहास के अंदर। और ये जो वॉर था वो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा और दुनिया के जो बड़ी पावर्स थी उस वक्त वो इसके अंदर एंगेज थी। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि दुनिया के कौन कौन से देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल थे। तो पार्टिसिपेंट्स की बात तो बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में था। एक तरफ एलाइड पावर्स थी और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी। एलाइड पावर्स की बात करें तो फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और ब्रिटेन था। हालांकि बाद में यूएसए भी इसके अंदर जुड़ा। और सेंट्रल पावर्स की हम बात करें तो उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि कारण क्या थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इतनी बड़ी वॉर देखने को मिली। तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 4 मेजर रीजंस के बारे में, 4 इंपॉर्टेंट कारण के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो माना जाता है वो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स, जिसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीक्रेट डिफेंस ट्रीटीज़। दुनिया की जो उस वक्त मेजर पावर्स थी, जो महाशक्तियां दुनिया के अंदर थी, उन सभी देशों ने क्या कर रखा था, आपस में कुछ गुप्त समझौते कर रखे थे, सीक्रेट अलायंस बना रखे थे ताकि दुनिया को एक दूसरे के बारे में पता ही ना चले कि कौन सा देश किसके साथ है और किसके खिलाफ है। और ये जो सीक्रेट अलायंस थे इसका मतलब भी यही था कि अगर मान लीजिए किसी भी दो पावर्स के बीच में, दो देशों के बीच में कोई सीक्रेट अलायंस साइन होता है, इसका मतलब ये था कि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश मजबूरन उसको बचाने के लिए वॉर के अंदर ज़रूर शामिल होगा। तो ऐसे बहुत सारे समझौते थे जो दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में हो रखे थे। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन समझौतों को गुप्त रखा गया था ताकि दुनिया के देशों को पता न लग पाए कि कौन किसका ग्रुप मजबूत है या किसका ग्रुप कमज़ोर है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स थे उनके बारे में बताता हूँ। जैसा कि रशिया और सर्बिया के बीच में एक एग्रीमेंट था, जिसका मतलब अगर सर्बिया के ऊपर हमला होता तो रशिया उसको बचाने के लिए कंपलसरी उसको आना पड़ेगा। ऐसा ही एक एग्रीमेंट फ्रांस और रशिया के बीच में था कि फ्रांस के ऊपर हमला होता है फिर रशिया के ऊपर हमला होता तो ये दोनों देश आएंगे। ऐसा ही एग्रीमेंट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बीच में किया गया। ब्रिटेन ने फ्रांस और बेल्जियम दोनों के साथ ऐसा एक सीक्रेट समझौता कर रखा था और ऐसा ही समझौता जापान और ब्रिटेन ने भी कर रखा था। तो यहाँ पर बहुत सारे देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में जुड़े हुए थे, मजबूरन एक दूसरे की मदद करने के लिए। और हुआ भी ऐसे ही कि सबसे पहले जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था उसने सर्बिया के ऊपर हमला किया तो सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आ गया। तो यहाँ पर रशिया सर्बिया को बचाने के लिए आया, तो दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था उसको डिफेंड करने के लिए जर्मनी आ गया। बाद में रशिया की इसकी एंट्री, रशिया के बाद फ्रांस ने जर्मनी पे हमला कर दिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी भी ऑफकोर्स वो तो शुरुआत से ही शामिल था। और इस तरीके से जो वॉर थी ना, छोटी छोटे जो इंटरपर्सनल या हम बोल सकते हैं जो बायलेटरल वॉर्स थे, वो धीरे धीरे बायलेटरल वॉर्स एक मल्टीलेटरल वॉर या फिर हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे कॉज की। तो दूसरा कॉज है इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। इसका मतलब समझते हैं कि जहाँ पर कोई भी एक देश या कोई भी एक पावर दुनिया के बाकी कमज़ोर देशों के ऊपर अपना राज कर लेती हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं, उसको हम इंपीरियलिज्म समझते हैं। और यहाँ पर मतलब इसका ये है कि एशिया और अफ्रीका के अंदर ऐसे बहुत सारे देश थे जो कमज़ोर थे और वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल थी।
तो उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो अपनी विस्तारवाद नीति को, अपनी बाउंड्रीज़ को भी बढ़ा सकते थे और इन देशों के ऊपर अपनी कॉलोनीज़ बनाकर कब्जा करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इनके फ़ायदे थे उसको उठा सकते थे। तो इस प्रकार जितने भी जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनके इंटरेस्ट क्लैश होने लगे, उन सब के बीच में होड़ मच गई कि कौन अपनी बाउंड्रीज़ को कितना ज़्यादा बढ़ाएगा, कौन कितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाएगा। इसके लिए भी इनके बीच में टकराव होना शुरू हुआ और उसका रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं तीसरे कॉज की, तो तीसरा कारण था मिलिट्रिज्म, मतलब सैन्यवाद। जो 20वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर ये भी देखने को मिला शुरुआत में ही कि दुनिया के जो ग्रेट पावर्स थी वो सभी, उन सब के बीच में एक होड़ लगी हुई थी, एक रेस लगी हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की और एक डिस्प्ले करने की कि हम लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं दुनिया की दूसरी पावर्स के साथ। और इसकी शुरुआत जर्मनी ने की। जर्मनी को देखा देख इसके पीछे रशिया भी शामिल हुआ, फ्रांस ने भी ज़्यादातर हथियार बनाने शुरू कर दिए और ऑफ कोर्स ग्रेट ब्रिटेन तो पहले से ही काफ़ी पावरफुल था। तो ये जो कदम था वो एक बहुत डिज़ास्ट्रस कदम जो है प्रूव हुआ और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को भी मिला। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज की। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम इमीडिएट कॉज भी बोल सकते हैं, वो कॉज है द असैसिनेशन ऑफ द आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिस। तो जैसा कि हम पिछले कॉजेज पढ़ चुके हैं उससे एक बात तो समझ आती है कि एक तरफ तो आप देखोगे तो सब ने विस्तारवादी नीति अपना रखी थी, हर एक कोई चाहता था कि हम अपने आप को एक्सपेंड करें। दूसरी तरफ दुनिया के देशों ने बहुत सारे हथियार भी बना के इकट्ठे कर लिए थे आपस में लड़ने के लिए, क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल लैक ऑफ ट्रस्ट था, भरोसा नहीं था। और तीसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर के सीक्रेट समझौते भी कर रखे थे, डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रखे थे। तो इन सब से एक बात तो समझ आती कि ये जो दुनिया थी पूरे एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब सब लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इस बारूद के ढेर के ऊपर सिर्फ एक चिंगारी की देर थी और उस चिंगारी का काम किया फ्रांज फर्नांडिस की हत्या ने। अब ये कौन था आपको बताता हूँ। जो फ्रांज फर्नांडिस थे वो बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्पायर था उसकी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उसके राजकुमार माने जाते थे, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अगले सम्राट या फिर राजा बनने वाले थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ही बहुत सारे रीजन से बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो सर्बियन नेशनलिस्ट के ग्रुप बने हुए थे, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से आज़ादी चाहते थे और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ लंबे टाइम से विरोध करते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने एक कोशिश पहले भी की थी और हालांकि वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुए, लेकिन दूसरी कोशिश में ऐसा ज़रूर हुआ जब फ्रांज फर्नांडिस एक विजिट पर निकले हुए थे। तो ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उन्होंने 1914 के अंदर ये जो राजकुमार थे फ्रांज फर्नांडिस, उनकी हत्या कर दी। तो जैसे ही उनकी हत्या हुई तो दुनिया के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो जैसे उनकी हत्या हुई तो सत्य ने पूरी दुनिया के अंदर एक चिंगारी का काम किया, जिसका नतीजा निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जो है सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। वहाँ पर सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन था। और यहाँ पर अगर देखो तो फ्रांस आ गया ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर, क्योंकि इन सब के बीच में समझौते हो रखे थे। और बाद में धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देश जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी मदद करने के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा था, वो उसके साथ जुड़ते गए और ये जो लड़ाई थी पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट था, बहुत गहरा प्रभाव था। दुनिया की ज्योग्राफी और पॉलिटी को उसने हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कैसे? सबसे पहले तो समझिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी उनका खात्मा, उनका अंत होना शुरू हुआ, जिसमें 3 बड़ी एम्पायर का नाम आता है। सबसे पहले हम बात करें तो जर्मनी का जो एम्पायर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया और जर्मनी एक रिपब्लिक बना 1918 के अंदर। उसके जो रूलर थे वो देश छोड़कर हॉलैंड भाग गए। जर्मनी के बाद टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर चलता हुआ आ रहा था बहुत लंबे टाइम से, उसका भी हमें यहाँ पर एंड देखने को मिला। और तीसरा रशिया की हम बात करें तो रशिया जो एम्पायर चलता हुआ आ रहा था उसका भी यहाँ पर अंत हुआ, क्योंकि रशिया के अंदर एक क्रांति भड़क गई जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, द फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1922। और इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े जोग्राफिकल चेंजेस देखने को हमें मिले, जहाँ पर दुनिया के अंदर आप देखो तो पहले यूरोपियन सुप्रीमेसी चलती हुई आ रही थी, यूरोपियन कंट्रीज़ की सुप्रीमेसी काफ़ी हद तक आ रही थी। अब वो धीरे धीरे ढलनी शुरू हुई और यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए एक बड़ी पावर के रूप में धीरे धीरे इमर्ज होना
शुरू हो चुका था। और हम बात करें एशिया की, तो एशिया के अंदर जापान एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा, और इसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत सारे नए देश आज़ाद इमर्ज होकर आए जो पहले किसी न किसी एम्पायर का हिस्सा थे, लेकिन अब वो अलग आज़ाद देश बन चुके थे। ऐसे काफ़ी सारे देश थे जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, और इसके अलावा एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। तो ऐसे बहुत सारे देश आज़ाद होकर निकल कर आए। हम बात करें कितने लोग मारे गए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर करीब करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। और लोगों की जो मौत का सिलसिला था वो यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर तरफ फैमाइन, भुखमरी की सिचुएशन आ चुकी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बर्बाद हो चुका था, तो लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ था नहीं। और सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने, जो दुनिया के सामने आई, वो थी हेल्थ एपिडेमिक्स। दुनिया के अंदर बहुत सारी वैश्विक महामारियाँ फैलने लगी, जिसके चक्कर में हज़ारों और करोड़ों लोगों की जान जानी शुरू हो गई। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।